स्टडी IQ IAS। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। देश को जाने साउथ अफ्रीका। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज की कहानी में हम एक ऐसे देश की बात करेंगे जो अपने इतिहास, संस्कृति और विविधता के लिए प्रख्यात है। ये देश अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सबसे दक्षिण में स्थित है और अपने नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से पूरे विश्व में जाना जाता है। आपने अब तक तो गैस कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो हम बता देते हैं कि आज की कहानी में हम साउथ अफ्रीका के बारे में जानेंगे। इस कहानी के तहत हम साउथ अफ्रीका के सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे उसकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और बेसिक डेमोग्राफी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इसके इतिहास को जानने से। साउथ अफ्रीका, अ ब्रीफ हिस्ट्री। दोस्तों, अगर साइंटिस्ट्स द्वारा किए गए DNA ग्रुप रिसर्च की माने तो साउथ अफ्रीका को ह्यूमन एवोल्यूशन का सबसे पहला और मुख्य सेंटर माना जाता है। इसी देश में सबसे पहले स्टोन एज के आसपास ह्यूमंस ने सेटलमेंट करना शुरू किया था। यहां पर आज से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स यानी कि अर्लीस्ट ह्यूमंस रहा करते थे। अगर मॉडर्न ह्यूमन सेटलमेंट की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका में आज से लगभग 1,25,000 ईयर्स पहले शुरू हुआ और उसके कई सालों बाद धीरे धीरे साउथ अफ्रीका में सेटल्ड लाइफ शुरू होने लगी और कई ट्राइब्स ने वहां रहना शुरू किया। अगर यहाँ के एंशिएंट डिनेस्टीज की बात करें तो उनमें से सबसे प्रमुख मपुंगवे किंगडम था। ये साउथ अफ्रीका का अर्लीस्ट किंगडम था और नॉर्दर्न बॉर्डर के करीब लिम्पोपो और शाशे रिवर के तट पर स्थित था। इस किंगडम ने 900 AD से 1300 AD तक साउथ अफ्रीका पर राज किया, लेकिन 14th सेंचुरी में क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से इस किंगडम का डिक्लाइन हुआ और इसके बाद साउथ अफ्रीका का यूरोपियंस द्वारा कॉलोनाइजेशन शुरू हो गया। सबसे पहले पोर्चुगीज ने इसके कॉलोनाइजेशन की शुरुआत की। पोर्चुगीज मैरिनर बार्थोलोम्यू डियाज पहले यूरोपियन थे जिन्होंने पूरे साउथ अफ्रीका के कोस्ट लाइन को एक्सप्लोर किया। इसके बाद डच द्वारा संचालित डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ अफ्रीका को कॉलोनाइज किया। ये कंपनी सबसे पहले साउथ अफ्रीका के केप के आसपास एक परमानेंट सेटलमेंट बनाना चाहती थी, जहां वो व्यापार में इस्तेमाल किए जाने वाले शिप्स की सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए सिक्योर बेस कैंप्स का निर्माण कर सके। और इसी सोच के साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 6 अप्रैल 1652 को साउथ अफ्रीका में प्रवेश किया और केप के आसपास के एरियाज में सेटल हो गए। फिर धीरे धीरे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने केप के ज्यादातर हिस्सों को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया और कंपनी के एम्प्लॉयज यहां परमानेंट तौर पर सेटल होने लग गए। इन लोगों ने यहां फार्म्स एस्टैब्लिश करना शुरू किया और धीरे धीरे इन फार्म्स को केप के ज्यादातर हिस्सों में एक्सटेंड कर दिया। इन फार्म्स में काम करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशिया, इंडिया, ईस्ट अफ्रीका, मॉरिशस और मैडागास्कर से करीब 71,000 स्लेव्स मंगवाए। स्लेव लेबर की हेल्प से डच एग्रीकल्चरल गुड्स का काफी अच्छा प्रोडक्शन करने लगे और इसी कारण से वो काफी संपन्न होते गए। इसी के साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ अफ्रीका के रिसोर्सेज और यहाँ के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू कर दिया। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद इस कंपनी की पावर धीरे धीरे धूमिल होने लगी और इसी का फायदा उठाकर नेपोलियनिक वॉर के तहत वर्ष 1795 में ब्रिटिश एम्पायर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक किया, जिसमें डच कंपनी की हार हुई। इस हार के बाद डच साउथ अफ्रीका के इंटीरियर्स में जाकर सेटल हो गए, जहां इनके डिसेंडेंट्स को बोअर कहा जाने लगा। आगे चलकर इन्हीं बोअर्स ने 2 रिपब्लिक स्टेट्स, साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट्स की स्थापना की। नेपोलियनिक वॉर में अपनी शानदार जीत के बाद ब्रिटिशर्स ने केप को ऑक्यूपाई कर उसे अपना ट्रेडिंग बेस बना लिया। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका को पूरी तरह से चेंज करना शुरू कर दिया, जैसे डच को रिप्लेस कर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना, पाउंड को ऑफिशियल करेंसी बनाना इत्यादि। उसके अलावा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना शुरू कर दिया। आगे चलकर साउथ अफ्रीका में डायमंड्स और गोल्ड की काफी भारी मात्रा में डिस्कवरी हुई, जिससे साउथ अफ्रीका की इंपॉर्टेंस वर्ल्ड वाइड बढ़ गई। ये देश जो अभी तक केवल अपने एग्रीकल्चर और स्लेव्स के लिए फेमस था, वो अब पूरे वर्ल्ड में अपने प्रेशियस गोल्ड और डायमंड के लिए जाना जाने लगा। खैर, इस समय साउथ अफ्रीका पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के चंगुल में था और इसी का फायदा उठाकर वो ये सभी रिसोर्सेज हड़प कर अपने होमलैंड यानी कि इंग्लैंड ले जाने लगे। लेकिन ऐसा करने से उन्हें साउथ अफ्रीका में रह रहे बोअर्स के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बोअर वॉर 1899 से लेकर 1902 तक हुआ। इस वॉर में बोअर्स को हराकर ब्रिटिशर्स ने इन रिसोर्सेज पर अपना अधिकार कर लिया। इस वॉर के कुछ सालों बाद
31 मई 1910 को साउथ अफ्रीका एक्ट 1909 के तहत केप कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ नटाल, ट्रांसवाल कॉलोनी एंड ऑरेंज रिवर कॉलोनी को जोड़कर यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका की स्थापना की गई। इस यूनियन को ब्रिटिशर्स द्वारा सेल्फ गवर्नेंस राइट्स भी दिए गए और इस यूनियन फॉर्मेशन के कई सालों बाद 11 दिसंबर 1931 को साउथ अफ्रीका एक पार्शियल इंडिपेंडेंट नेशन बना। लेकिन अभी भी ब्रिटिशर्स ही यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट थे, जिससे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साउथ अफ्रीका को कंट्रोल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स का साउथ अफ्रीका से कंट्रोल पूरी तरह 31 मई 1961 को खत्म हुआ और साउथ अफ्रीका एक रिपब्लिक और इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी सभी फॉर्मल रिलेशनशिप्स को पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन साउथ अफ्रीका में अभी भी व्हाइट माइनॉरिटी की ही सरकार थी, यानी कि पावर में अभी भी यूरोप से यहाँ आकर बसे लोग ही थे और साउथ अफ्रीका की नेटिव ब्लैक पॉपुलेशन को एपार्थाइड सिस्टम के तहत लंबे समय तक डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन सहन करना पड़ता है। उन्हें अपने ही देश में सेकेंडरी सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। इस एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ कुछ लोगों ने स्ट्रगल शुरू किया, जिसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन मुख्य थी। इनके संघर्ष को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी सिंपैथी और सपोर्ट मिलने लगा। आगे चलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को नेल्सन मंडेला ने लीड किया और कई साल लंबे संघर्ष के बाद फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड पॉलिसी को खत्म किया गया और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पावर में आई। पावर में आते ही नेल्सन मंडेला ने सभी साउथ अफ्रीकन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए और 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका में वहां की कल्चरल डाइवर्सिटी को देख एक मल्टी रेशियल एंड मल्टी पार्टी इलेक्शन की शुरुआत हुई और तब से ही 26 अप्रैल को साउथ अफ्रीका में फ्रीडम डे की तरह मनाया जाता है, क्योंकि असल मायने में साउथ अफ्रीका से इसी दिन व्हाइट रूल का अंत हुआ और सभी सिटीजन्स को उनके राइट्स और फ्रीडम मिल पाए। ये तो बात हुई साउथ अफ्रीका के इतिहास की। आइए अब हम इसकी जियोग्राफी के बारे में डिटेल में जानते हैं। जियोग्राफी दोस्तों, साउथ अफ्रीका का टोटल एरिया 12,20,813 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जिससे ये पूरे विश्व में एरिया वाइज 25th रैंक पर आता है और ये देश अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सबसे दक्षिण में 30.5595 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 22.9375 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच स्थित है और इसकी नेबरिंग कंट्रीज बोत्सवाना, लेसोथो, मोजाम्बिक, नामीबिया, एस्वाटिनी और जिम्बाब्वे हैं। अगर साउथ अफ्रीका के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो ये बुशफेल्ट, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स और कोस्टल वेटलैंड्स जैसे डाइवर्स लैंडफॉर्म से कवर्ड है। हालांकि मुख्य रूप से इसका लैंडस्केप सेंट्रल प्लेटो द्वारा डोमिनेटेड है, जो कोस्टल लोलैंड द्वारा सराउंडेड है। इस प्लेटो की बाउंड्री हाइट 1500 से 3482 मीटर्स तक है और इसको ग्रेट एस्कार्पमेंट के नाम से जाना जाता है। इसी ग्रेट एस्कार्पमेंट की इनलैंड में एक इंटीरियर प्लेटो स्थित है, जो ग्रेट अफ्रीकन प्लेटो से कनेक्टेड है। इस प्लेटो के अंतर्गत प्लेन्स भी आते हैं, जिनकी हाइट सी लेवल से 1200 मीटर्स तक है। इन प्लेटोज में से लेसोथो प्लेटो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसकी हाइट सी लेवल से 3000 मीटर्स ऊपर है। अगर इस देश के कोस्ट लाइन की बात करें तो इसकी कोस्ट लाइन 2798 किलोमीटर्स है और ये तीन ओशियंस साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और सदर्न ओशन द्वारा सराउंडेड है। साउथ अफ्रीका के सदर्न और ईस्टर्न कोस्ट में हॉट मोजाम्बिक अगुलाज करंट फ्लो होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न कोस्ट्स में कोल्ड बेंगुएला करंट पाए जाते हैं। इन दोनों करंट्स के टेम्परेचर में काफी वेरिएशन होता है और इसका सबसे मुख्य प्रभाव इन दोनों एरियाज के क्लाइमेट्स और फ्लोरा फोना में देखा जा सकता है। वेस्टर्न कोस्ट के कोल्ड करंट्स और लो टेम्परेचर्स के कारण वहां ऑक्सीजन, नाइट्रेट, फॉस्फेट और प्लैंक्टन्स की मात्रा ईस्टर्न कोस्ट की तुलना में ज्यादा पाई जाती है और इसी वजह से साउथ अफ्रीका की लगभग सभी फिशिंग इंडस्ट्री वेस्टर्न कोस्ट में स्थित है और इसी कोस्ट में स्थित सल्डाना बे को साउथ अफ्रीका के एकमात्र नेचुरल हार्बर के रूप में जाना जाता है। अगर साउथ अफ्रीकन बेसिन सिस्टम को एनालाइज करें तो इसके सेंट्रल पोर्शन में लिम्पोपो और ऑरेंज नामक दो रिवर्स प्रमुख हैं। इन दोनों रिवर्स के अलावा इस देश में कई सारे मिनिचर रिवर्स भी मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद साउथ अफ्रीका एरिड जोन यानी सेमी डेजर्ट की कैटेगरी में आता है और इसी तरह के एरिड रीजन में एग्रीकल्चर और बाकी कामों के लिए आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ वाटर काफी नेसेसरी होते हैं। इसी नेसेसिटी को पूरा करने के लिए साउथ अफ्रीका में कई डैम्स और कनाल्स मौजूद हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख गैरिएप डैम है, जो ऑरेंज रिवर पर स्थित है।
साउथ अफ्रीका में अगर माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ 14,561 माउंटेन पीक्स मौजूद हैं। इसमें सबसे प्रमुख तबाना इंतिलियाना माउंटेन है जो ड्रैकन्सबर्ग में लोकेटेड है। ये पूरे साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। इसकी हाइट 3,482 मीटर्स है और डेजर्ट्स में यहाँ के कालाहारी, नामिब और कारू प्रमुख हैं। साउथ अफ्रीका के क्लाइमेट की तरफ गौर करें तो इसका सब ट्रॉपिकल लोकेशन इसके क्लाइमेट को काफ़ी इफेक्ट करता है। साउथ अफ्रीका तीनों साइड से ओशन से कवर्ड है और इंटीरियर प्लेटो का एल्टीट्यूड इसके वार्म टेम्परेचर का मुख्य कारण है। साउथ अफ्रीका एक ड्राई कंट्री है जो कि हर साल 464 mm एवरेज रेनफॉल रिसीव करता है। इसका वेस्टर्न हिस्सा विंटर रेनफॉल जोन में आता है और बाकी रीजन समर सीजन में रेनफॉल रिसीव करता है। लेकिन ड्राई कंट्री और लेस रेनफॉल होने के बाद भी साउथ अफ्रीका का टेम्परेचर उसके हाई एलिवेशन के कारण नॉर्मल रेंज में ही रहता है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका फ्लोरा एंड फौना के मामले में काफ़ी धनी देश है। यहाँ करीब 300 मैमल्स, 860 बर्ड्स और 8,000 प्लांट स्पीशीज मौजूद हैं और इसीलिए इसे सिंबल ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ 290 कंजर्वेशन पार्क्स भी बनाए गए हैं। जियोग्राफी के बाद आइए अब साउथ अफ्रीका की पॉलिटी को समझते हैं। पॉलिटी दोस्तों, साउथ अफ्रीका के अंतर्गत 9 प्रोविंसेस आते हैं और इस देश की 3 कैपिटल सिटीज हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरिया, लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन और जुडिशियल कैपिटल ब्लोमफॉन्टेन शामिल हैं। अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो साउथ अफ्रीका एक यूनिटरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसके तहत साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को पूरे देश और गवर्नमेंट दोनों का हेड माना जाता है। प्रेसिडेंट का चुनाव हर 5 साल में नेशनल असेंबली द्वारा किया जाता है। नेशनल असेंबली साउथ अफ्रीका का लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के प्रोविंशियल स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोविंशियल इलेक्शन भी हर 5 साल में होते हैं जिसके तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव होता है। अगर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का डिटेल्ड एनालिसिस करें तो दोस्तों 1994 में अपार्थाइड सिस्टम के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ने साउथ अफ्रीका पॉलिटिक्स को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था और आज ANC ही साउथ अफ्रीका की नेशनल लेजिस्लेचर और 9 में से 8 प्रोविंसेस की रूलिंग पार्टी है। 2019 के इलेक्शंस में ANC ने 57.50% वोट्स हासिल किए थे। ANC की अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसे जॉन स्टीनह्यूइजन हेड करते हैं और इसे 2019 के इलेक्शंस में 20.77% वोट्स प्राप्त हुए थे। इसके अलावा यहाँ इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स और इंकाथा फ्रीडम पार्टी जैसी कुछ माइनर पार्टीज भी हैं। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण 1996 से 1997 तक चला और इसी वर्ष नेल्सन मंडेला द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में साउथ अफ्रीका के 3 टियर गवर्नमेंट, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंडिंग, क्रिमिनल लॉज, जुडिशरी, अपॉइंटमेंट्स, पब्लिक लॉज जैसे सभी एक्ट्स, आर्टिकल्स और अमेंडमेंट लिखित हैं। तो दोस्तों ये थी साउथ अफ्रीका के पॉलिटिक्स की कहानी। अब हम इस देश की इकोनॉमी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। इकोनॉमी, अगर साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी की बात करें तो ये पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2021 के डेटा के अनुसार साउथ अफ्रीका की GDP 41,994.64 करोड़ USD है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में 32nd रैंक प्राप्त है। इसके अलावा इसकी पर कैपिटा इनकम $7,200 है। अगर डिफरेंट सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन को देखा जाए तो 2017 के डेटा के अनुसार एग्रीकल्चर सेक्टर्स का योगदान 2.8% है, इंडस्ट्रीज का 29.7% और सर्विसेज सेक्टर का 67.5%, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है। अगर साउथ अफ्रीका के एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी डाइवर्स एग्रीकल्चरल गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जिसमें ऑयल सीड्स, डेसिड्यूअस एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे एप्पल्स, एवोकाडोज, फिग्स, ग्रेनेडियर्स, ग्रेप फ्रूट, ग्रेप्स, लेमन्स, पोटैटोज, शुगरकेन, बीटरूट, एस्पैरागस प्रमुख हैं। इसके अलावा यहाँ लार्ज स्केल पर लाइव स्टॉक फार्मिंग भी प्रैक्टिस की जाती है, जिसके तहत कैटल, पिग्स, शीप, गोट्स, रैबिट्स और ऑस्ट्रिच जैसे एनिमल्स की रियरिंग और ब्रीडिंग मिल्क, वुल और मीट जैसे प्रोडक्ट्स के लिए की जाती है। बात अगर यहाँ पॉवर्टी लेवल की करें तो वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार साउथ अफ्रीका में 55.5% यानी 30.3 मिलियन पीपल अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं।
इसके साथ साथ 13.8 मिलियन लोग जो यहाँ के 25% आबादी के बराबर हैं, वो भी अभी फूड पॉवर्टी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और साउथ अफ्रीका की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.713 है, जिससे ये पूरे वर्ल्ड में 109th रैंक पर आता है। यहाँ के लेबर फोर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 4.6% वर्कर्स, इंडस्ट्री में 23.5% और सर्विसेज सेक्टर में 71.9% वर्कर्स इंगेज्ड हैं। और 2018 के डेटा के अनुसार यहाँ की एम्प्लॉयमेंट रेट 40.3% है और 36.989% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इसके बाद इसकी इंडस्ट्रीज का एनालिसिस करें तो यहाँ माइनिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेटल वर्किंग, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, टेक्सटाइल्स, आयरन एंड स्टील, IT, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, फूड स्टफ्स, मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल शिप रिपेयर इंडस्ट्रीज प्रमुख हैं। और साउथ अफ्रीका की माइनिंग इंडस्ट्री पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स जैसे गोल्ड और क्रोमियम का उत्पादन भी करती है। साउथ अफ्रीका के एक्सपोर्ट्स का वैल्यूएशन 2017 के डेटा के अनुसार $108 बिलियन है। इसके मेजर एक्सपोर्टिंग पार्टनर चाइना, USA, जर्मनी, जापान, UK और बोत्सवाना हैं। और ये पूरे विश्व में गोल्ड, डायमंड्स, वाइन्स, आयरन ओर, प्लैटिनम, नॉन फेरस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल्स, फ्रूट्स, वेरियस एग्रीकल्चरल फूड स्टफ्स, ग्राउंड और एयर मिलिट्री हार्डवेयर को एक्सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी ओर 2017 का डेटा यहाँ इंपोर्ट्स की टोटल वैल्यूएशन $81.9 बिलियन बताता है और इसके प्रमुख इंपोर्टिंग पार्टनर्स चाइना, जर्मनी, USA, इंडिया, सऊदी और जापान हैं। और ये इन देशों से मशीनरी एंड इक्विपमेंट, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, फूड स्टफ्स जैसे गुड्स इंपोर्ट करता है। साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी में सबसे अहम रोल वहाँ की गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज ने निभाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का वहाँ के 700 बिजनेस एंटरप्राइजेज में शेयर है। ये सभी बिजनेस एंटरप्राइजेज साउथ अफ्रीका के मेजर इंडस्ट्रीज भी हैं। साउथ अफ्रीका की बैंकिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके साथ ही साथ साउथ अफ्रीका अफ्रीकन यूनियन, WTO, ब्रिक्स, AFCFTA यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, G20, साकू यानी सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन जैसे इंटरनेशनल ग्रुप्स का मेंबर भी है। अगर साउथ अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ इसकी कंडीशंस एवरेज हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पावर, कम्युनिकेशंस नेटवर्क, सूएज और वाटर सप्लाई जैसी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद रूरल और बैकवर्ड एरियाज में लोगों को बेसिक नेसेसिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फूड और वाटर सप्लाई आज भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इसका सबसे मुख्य कारण यहाँ की अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस, करप्शन, हार्ड लेबर रूल्स, स्किल्ड लेबर और इंडस्ट्रीज की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी विश्व की अदर इकोनॉमी से पीछे है। साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी को जानने के बाद अब बात करते हैं इस देश की डेमोग्राफिक कंडीशंस की। डेमोग्राफी। दोस्तों, अगर साउथ अफ्रीका के बेसिक डेमोग्राफिक्स की बात करें तो सेंसस 2011 के अनुसार इस देश की पॉपुलेशन 58.8 मिलियन है, जिसका ग्रोथ रेट 1.43% है और डेंसिटी 48.1 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन के अलावा अगर दूसरे डेमोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका का बर्थ रेट 21 बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन है, डेथ रेट 9 डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64.7 ईयर्स है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 22.1 डेथ्स पर 1000 बर्थ्स है। 2021 के डेटा के मुताबिक साउथ अफ्रीका में सेक्स रेशो 97.01 मेल्स पर 100 फीमेल्स है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 29.56 मिलियन मेल और 30.48 मिलियन फीमेल पॉपुलेशन है। 2019 की एक रिसर्च के अनुसार इस देश का लिटरेसी रेट 95.02% है। इस देश की एथनिसिटी को देखें तो 2011 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार यहाँ ब्लैक अफ्रीकन्स की जनसंख्या 80.2% है, व्हाइट्स की 8.4%, मिक्स्ड रेस की 8.8% और इंडियन एशियन की जनसंख्या 2.5% है। ज़ूलू साउथ अफ्रीका की मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज है और इसके अलावा क्शोसा, अफ्रीकांस, इंग्लिश, सेपीडी, सेत्स्वाना, सिसोथो, शित्सोगा, सिस्वाती, चिवेंडा और इसी एंडेबेले यहाँ की 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अगर इस देश के रिलीजन की बात करें तो 2011 सेंसस के अनुसार यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती है। यहाँ लगभग 79% की आबादी क्रिश्चियन है। उसके बाद यहाँ रोमन कैथोलिसिज्म, ट्रेडिशनल साउथ अफ्रीकन रिलीजन, इस्लाम,
हिंदुइज्म और जुडाइज्म जैसे रिलीजन्स भी फॉलो किए जाते हैं और इसी वजह से ये नेशन अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए प्रख्यात है। कंक्लूजन, इस कहानी में हमने साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री से लेकर इस देश की जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और अन्य फैक्टर्स को डिटेल में समझा। इस कहानी के तहत हमने ये जाना कि कैसे एक कंट्री जिस पर यूरोपियंस ने कई साल तक राज किया, आज वो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री के नाम से जाना जाता है। इस कंट्री की हिस्ट्री और जियोग्राफिकल फीचर्स खुद में रिच तो हैं ही, इसके साथ साथ इस कंट्री की कल्चरल डाइवर्सिटी भी अपने आप में काफ़ी अनोखी है। साउथ अफ्रीका को अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और करप्शन, रेड टेपिज्म जैसी प्रैक्टिसेस खत्म हो जाएं, तो इस कंट्री में भी यूएसए और जापान जैसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनने की पूरी कैपेबिलिटी है। तो दोस्तों, ये थी साउथ अफ्रीका की कहानी। इसके बाद आप कौन सी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।